Hello and welcome to Notebook IAS. Today is 11th August and we are here to discuss some current affairs from The Hindu. So let's begin. आज के हमारे टॉपिक्स होंगे ये बांग्लादेश चीफ जस्टिस क्विट्स हिंदूज। बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उन्होंने क्विट किया है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से, ठीक है। हिंदूज सीक सेफ्टी। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है ना, फ़िलहाल जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जैसे हिंदू, सिख और भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है बांग्लादेश में, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है। लाइक उनके घर में घुस के जो है घर तोड़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है। अब उन्होंने जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट थे, ठीक है, प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने पहले जो है प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लिया, उसके बाद जो है चीफ जस्टिस को भी फोर्स किया है उन्होंने कि चीफ जस्टिस भी रेजिग्नेशन दे, ठीक है। ये हो रहा है अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में और इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स केरला, ऑफर्स ऑल पॉसिबल एड फॉर रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स इन लैंडस्लाइड हिट वायनाड, ठीक है। वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने पहुँच के वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने जाके जो है एड प्रोवाइड करने की जो है वो मतलब जाके उन्होंने विजिट किया है, देखा है क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें और डिटेल में इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। नीला कुरिंजी that blooms once in 12 years included, ठीक है, इंक्लूडेड इन रेड लिस्ट फॉर थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है। अब ये नीला कुरिंजी जो है ये एक प्लांट है, ठीक है, जो ब्लूम करता है, जो ब्लॉसम करता है आफ्टर 12 ईयर्स। 12 ईयर्स के बाद वो खिलता है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। और उसको जो है वो रेड लिस्ट में जो है इंक्लूड किया है थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर, ठीक है, थ्रेटेंड स्पीशीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि IUCN स्टेटस क्या होता है, किन चीज़ों को IUCN स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, IUCN का बैकग्राउंड क्या है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है नटवर सिंह, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डेड। एक पर्सनालिटी इन न्यूज़ का आर्टिकल है कि पर्सनालिटी इन न्यूज़ नटवर सिंह जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई है। पर्सनालिटी इन न्यूज़ है, उनके बारे में भी आगे जानेंगे। CAS डिफर्स डिसीजन ऑन विनेश, ठीक है, विनेश फोगाट जो है उन्होंने अपना जो ओलंपिक्स का जो डिसीजन था, जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक है, ओलंपिक्स से, बिकॉज वो 100 ग्राम्स ओवरवेट थी। तो उसके रिगार्डिंग क्या CAS ने क्या डिसीजन दिया है या क्या होने वाला है, वो सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। आज के आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने क्या क्या क्वेश्चंस मैंने बोले थे आपको कि प्रैक्टिस करिए, वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज कैन बी इम्पोज्ड for offences under Protection of Civil Rights Act 1955? Counseling and rehabilitation, community services, only fines, prison and imprisonment and fines। तो आंसर है imprisonment and fines, ठीक है। जो कल हम लोग ने सिविल राइट्स एक्ट जो है वो डिस्कस किया था, कल क्यों डिस्कस किया था हमने, क्योंकि जो लोकसभा है वहाँ पर जो है कास्ट बेस्ड सिस्टम का जो है वो डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। आदिवासी जो है वो हिंदूज़ है, ये डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, लॉ मिनिस्टर के द्वारा। तो उसमें इसका मेंशन था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के 3rd सेक्शन में जो है वो बताया जाता है कि आदिवासी जो है वो भी हिंदूज़ कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। उस रिलेटेड ये आर्टिकल था, उसमें जो है उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि इसके तहत सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो फाइन क्या लगती है, पनिशमेंट्स क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर काउंसलिंग होती है, सिर्फ कम्युनिटी सर्विस होती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है इम्प्रिजनमेंट और फाइन होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। अब इसमें से चारों में से कौन से ऐसे फीचर्स है, क्राइटेरिया है, जिससे कि पता चलता है कि वो बेनिफिशियरी जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरीज है, ठीक है। ओनरशिप ऑफ पक्का हाउस बाय बेनिफिशियरी और एनी फैमिली मेंबर, एनुअल हाउस होल्ड इनकम, अर्बन एरियाज रेसिडेंट, ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो है आंसर जो है करेक्ट ये है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसका जो मेन मोटो, प्राइमरी मोटो जो है वो है पक्का घर दिलाना, पक्का हाउसेस जो होते हैं वो दिलाने, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको। तो ये जो है ये क्राइटेरिया है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये क्राइटेरिया है इसका आंसर।
आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding the NEP 2020 National Education Policy 2020 के रिगार्डिंग ये कौन से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हमें बताने हैं। इट मैंडेटेट्स अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडिया, नहीं ये रॉन्ग है। द प्रोसेस it possesses the establishment of National Assessment Center called PARC. It introduces a 4-year undergraduate degree program as the only option for student. It reduces the school education cycle from 12 years to 10 years. ये करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल्स देख लेते हैं। हमारे आज के आर्टिकल्स क्या है। बांग्लादेश चीफ जस्टिस क्विट्स हिंदू सिख सेफ्टी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ठीक है, काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद जो शेख हसीना जो थी, उनके स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद में शेख हसीना को रिज़ाइन देना पड़ गया क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा केओस हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो मतलब उन्होंने शेख हसीना का घर तक नहीं छोड़ा, वो उधर भी मतलब तोड़ फोड़ करके वो घुस गए, ठीक है। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है इन सारे जो मामला है उसकी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है बांग्लादेश में वो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो घर है वो तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी जुल्म किया जा रहा है, तो असॉल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। वो सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। और चीफ जस्टिस जो है उनको हसीना शेख जी के रिजिग्नेशन के बाद जो चीफ जस्टिस थे उनको भी फोर्स किया गया कि आप जो है रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो हिंदूज जो है वो अभी थोड़ा डर गए हैं, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है वो थोड़ा सा डर गई है कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला है इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है प्राइम मिनिस्टर विजिट्स केरला। अब प्राइम मिनिस्टर जो है आपको पता ही है, लैंडस्लाइड हुआ था वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड के बाद में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा 200+ जो है वो जाने गई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था ये लैंडस्लाइड, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अभी जो है लैंडस्लाइड का अफेक्टेड एरिया है उसे विज़िट किया है, ठीक है। विज़िट किया है और जाके देखा है कि क्या हुआ था, कितने लोगों की जान गई। जो एड जिनकी जो फैमिलीज़ है थोड़ी जो सफ़र कर रहे हैं अभी, वो मतलब विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको जो है एड प्रोवाइड करने के जो है उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं कि एड प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये टॉपिक नीला कुरिंजी दैट ब्लूम्स वंस इन 12 years इंक्लूडेड इन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़। नीला कुरिंजी जो है, ठीक है, प्लांट जो है ये ऐसे दिखता है ये, ठीक है। ये जो है नीला कुरिंजी प्लांट 12 साल बाद जो है वो ब्लूम करता है, 12 साल बाद जो है वो खिलता है, ठीक है। तो उसको जो है रेड लिस्ट में जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। थ्रेटेंड स्पीशीज़ में इंक्लूड कर दिया है। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि ये है क्या प्लांट, क्यों, इसका हैबिटेट क्या है, ठीक है। स्पीशीज़ क्या है, ये पूरा अच्छे से जानना होता है क्योंकि एनवायरनमेंट के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो एनवायरनमेंट के टॉपिक से स्पीशीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिकल हम देखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं IUCN क्या है, ठीक है। IUCN वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। उसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। IUCN इज कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। As of now, it has 1,400 member organizations, including state governments, states, government agencies and non-governmental agencies, NGOs, ठीक है। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1,400 मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड है। उसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, स्टेट्स आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, NGOs जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब इसका मिशन और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, वो देख लेते हैं। मिशन क्या है, to influence, encourage and assist societies throughout the world to conserve the integrity and diversity of nature and to ensure that any use of natural resource is equitable and ecologically sustainable।
ठीक है। जो इसका मेन मिशन है वो ये है कि ये इंश्योर करता है कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका जो यूज़ है वो सस्टेनेबल तरीके से हो। ठीक है, ये वो इंश्योर करता है, ये IUCN जो है वो इंश्योर करता है। ठीक है, उसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, सपोर्टिंग इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। की कंट्रीब्यूशन क्या है? अब IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, IUCN जो है वो एक रेड लिस्ट, मतलब एक रेड लिस्ट जो है वो पब्लिश करता है एवरी ईयर। कुछ स्पीशीज़ जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करता है उनके हैबिटेट को देख के और उनके प्रेजेंट डे जो उनकी प्रेजेंस है उसको देख के। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन को देख के जो है उनको थ्रेटेंड स्पीशीज़ या वल्नरेबल, एंडेंजर्ड सारे स्पीशीज़ है जो उनको टैग देते हैं। ठीक है, पर्पस, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेटरी ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को ये कंजर्वेशन स्टेटस देता है रेड लिस्ट। ठीक है, रेड लिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को जो है वो स्टेटस देता है, कंजर्वेशन स्टेटस देता है। कैटेगरीज क्या क्या है? स्पीशीज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू 9 ग्रुप्स बेस्ड ऑन लाइकलीहुड ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब जैसे ये इसका प्रोसेस क्या होता है कि कौन से स्पीशीज़ को ये नाम देता है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एक्सटिंक्ट होने के अर्ज पे है। ठीक है, उनको जो है ये नाम देता है, उनको जो है उनके एक्सटिंक्शन को मुद्देनज़र रखते हुए जो है वो इनको जो है वो एक स्टेटस देता है। ठीक है, उस स्टेटस से वो स्पीशीज़ जानी जाती है ताकि जो हम लोग उसके मतलब वो स्पीशीज़ के बारे में जाने तो पता चले कि हाँ वो स्पीशीज़ जो है वो बचा के रखनी है, अभी ये ख़त्म होने वाली स्पीशीज़ है। ठीक है, 9 जो टाइप्स है इसके वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियरली थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। ठीक है, 9 ये स्टेटस है, उसमें जो है रेड लिस्ट जो है वो कैटेगराइज करती है सारे बायोलॉजिकल स्पीशीज़ को। ठीक है, नॉट इवैल्यूएटेड में वही आती है जो इवैल्यूएट नहीं हुई है। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट में क्या होती है? जिनका पूरा डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है वो। लीस्ट कंसर्न में क्या होती है कि कम कंसर्न है उसका। नियरली थ्रेटेंड मतलब ख़त्म होने के वर्ज पे है। वल्नरेबल ख़त्म हो सकते हैं थोड़े बहुत टाइम में। एंडेंजर्ड जो है वो ख़त्म होने मतलब उनका स्पीशीज़ जो है अगर उसको नहीं कंजर्व किया या नहीं उसको प्रोटेक्ट किया तो ख़त्म हो सकते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वाइल्ड। ठीक है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ये सारे जो है 9 जो है कैटेगरीज़ हैं। इसको अच्छे से पता होना चाहिए इसके बारे में आपको, कौन सी स्पीशीज़ किस में आती है। ठीक है, जो न्यूज़ में स्पीशीज़ होती है या फिर जो न्यूली एडेड रेड लिस्ट में स्पीशीज़ होती है ज़्यादातर वो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस होते हैं। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 9 कैटेगरीज़ क्या है, कौन सी स्पीशीज़ जो है वो इस साल या पिछले 2 सालों में जो है वो नई लिस्ट में ऐड हुई है। ठीक है, या फिर उसका स्टेटस जो है वो वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाल दिया है या लीस्ट कंसर्न में डाल दिया है। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। प्रोटेक्टेड एरियाज एंड वर्ल्ड कमीशंस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज देख लेते हैं। रोल ऑफ WCP इज़ वन ऑफ IUCN 6 कमीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर establishing and managing protected areas worldwide. It helps in designing and managing global network for protected areas to conserve biodiversity. अब ये वर्ल्ड कमीशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है स्पीशीज़ जो है या फिर जो उनका इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्ट करके रखना है या फिर प्रिजर्व करके रखना है। वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी कम दिखाई देती है। ठीक है, उसको प्रोटेक्टेड एरियाज़ मतलब घोषित कर दिया जाता है। उसमें डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत कम दिखाई देती है या बहुत कम होती है। किसी अगर एरिया को दे दे प्रोटेक्टेड एरिया का नाम दे दे तो फिर उसमें डेवलपमेंट ना के बराबर होती है या थोड़ी सी होगी, बट वो इम्पॉर्टेंट है इसी वजह से होगी। ठीक है,
आगे देखते हैं अब ये नीला कुरिंजी का है। नीला कुरिंजी जो प्लांट है उसके बारे में जान लेते हैं। कॉमन नेम नीला कुरिंजी, ठीक है। साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछते आपको। हैबिटेट क्या है? इट इज़ फाउंड मेनली इन वेस्टर्न घाट्स, पर्टिकुलरली इन नीलगिरी हिल्स, पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज़ या फिर जो प्लांट न्यूज़ में है वो उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मेनली इन वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है ज़्यादातर, पर्टिकुलरली नीलगिरी हिल्स, पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नीलगिरी हिल्स में ये पाया जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में, ये पता होना चाहिए आपको। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्लूमिंग साइकिल, इसका जो ब्लूमिंग साइकिल है वो इट ब्लॉसम्स वंस एवरी 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार जो है ये ब्लॉसम करता है, ठीक है। इसका यूनिक जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, कवरिंग द हिल साइड विथ स्पेक्टेकुलर पर्पलिश ब्लू कारपेट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। हिल्स का जो स्लोप है या ठीक है, हिल्स का एक साइड जो है वो पूरा पर्पल कलर में जो है ये डेवलप कर देता है एवरी 12 ईयर्स, ठीक है। एवरी 12 ईयर्स ये ब्लॉसम करता है, तो जो हिल्स है वो पूरे जो है पर्पल हो जाते हैं, पर्पल कलर में दिखाई देते हैं दूर से। एल्टीट्यूड, इट जनरली ग्रोज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1300 to 2400 मीटर्स, ठीक है। ये इतने एल्टीट्यूड पे जो है ये ग्रो होता है, ठीक है। इतने एल्टीट्यूड पे जो है ये ग्रो होता है मीटर्स पे, अबव सी लेवल ग्रो होता है, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, अब इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? रीजनल इम्पोर्टेंस, द ब्लूम इज सिग्निफिकेंट फॉर द लोकल कम्युनिटीज़ एंड इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द लोकल इकोनॉमी, ठीक है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, कोई 12 साल बाद उगने वाला प्लांट को जो है वो देखने के लिए बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं कि क्या मतलब है, क्यों इतना उसका पॉपुलैरिटी इतना क्यों है, कैसे दिखता है, ठीक है। तो इस वजह से इकोनॉमी जो होती है, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होती है उससे, ठीक है। द नीलगिरी हिल्स आर नेम्ड आफ्टर नीला कुरिंजी विथ नीला मीनिंग ब्लू इन तमिलनाडु, ठीक है। नीलगिरी हिल्स, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी हिल्स को जो है वो ये प्लांट के ऊपर से नाम दिया गया है, नीला कुरिंजी, ठीक है। नीला जो है इसका स्टार्टिंग का नीला जो है इसका मतलब ब्लू, ठीक है। ब्लू हिंदी में भी ब्लू बोला जाता है और तमिल में भी इसका मतलब ब्लू होता है नीला का, तो उसके ऊपर से जो है नीलगिरी हिल्स का नाम दिया गया है, नीलगिरी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, ठीक है। मेंस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी आंसर लिखने की, ठीक है। और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पहले जो है आपको आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीलिम्स के मतलब प्रीलिम पास आ रहे तभी तो प्रीलिम के लिए पढ़िए, उसके पहले जो है आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। The IUCN Red List has been instrumental in highlighting the conservation status of various species. Critically evaluate the challenges and limitations faced by IUCN in assessing and categorizing species on the Red List. ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको, रेड लिस्ट के बारे में बताना है कि रेड लिस्ट कैसे कैटेगराइज करता है, ठीक है। स्पीशीज़ को कैसे कैटेगराइज करता है और 9 जो कैटेगरीज मैंने बताई है उसमें कैटेगरीज के बारे में भी थोड़ा लिख सकते हो आप। अगला जो आर्टिकल है वो ये है कि नटवर सिंह फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। उनकी डेथ हुई है 95 एज में, ठीक है। 95 एज में हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे 2 वीक्स के लिए, ठीक है। 2 वीक्स के लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज थे। न्यू दिल्ली में एक क्लिनिक है, वहाँ पर वो हॉस्पिटलाइज थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। ये पर्सन इन न्यूज़ आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं। इनका जो करियर है, ठीक है, स्टार्टेड इज करियर इन IFS एट द एज ऑफ 22 की एज में जो है उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था IFS ऑफिसर की तरह, IFS ऑफिसर के पोस्ट पे, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल।
अब अगला आर्टिकल ये बताता है हमें कि CAS defers decision on विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट जो है उनके बारे में पता ही होगा, ठीक है। रिसेंटली ओलंपिक्स में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि उनका जो वेट कैटेगरी, जिस वेट कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका वेट उस कैटेगरी में जो है वो फिट नहीं बैठा, 100 ग्राम्स उसका प्लस था, ठीक है। तो इस वजह से विनेश फोगाट को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट लेने की सोची कि रिटायर हो जाते हैं रेसलिंग से, बट उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च करी है, ठीक है, CAS के पास कंप्लेंट लॉन्च करी है कि इस जो मामला है उसमें फिर से देखा जाए, उसमें एक और बार जो है अपना मतलब ओपिनियन दिया जाए, डीपली इसकी स्टडी करी जाए, ठीक है। रीजंस दिए थे उन्होंने कि मतलब क्या रीजंस थे 100 ग्राम्स ओवरवेट के, ठीक है, वो सब जो है वो फिर से एक और बार जो है वो रिवाइज होगा, डिसीजन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब CAS ने क्या बोला है हमें कि डिसीजन जो है वो संडे 5 PM तक जो है डिसीजन सुनाया जाएगा पेरिस टाइम के हिसाब से, ठीक है, पेरिस टाइम के हिसाब से संडे 5 PM तक जो है वो डिसीजन बताया जाएगा। अभी तक जो है डिसीजन पेंडिंग है, अभी तक जो है डिसीजन आया नहीं है, बट जल्दी ही डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक्स में अगर कभी भी कोई ऐसा इशू आ जाता है जो नेचुरली सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए एक कमिटी बैठती है, ठीक है, एडहॉक कमिटी ऑफ कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक्स के मैटर्स में देखती है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रही है नेचुरल बेस से, ठीक है, अगर कोई कंप्लेंट रेज हुई है तो उसमें अच्छे से देखने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए जो है वो एक एडहॉक कमेटी जो है वो एस्टैब्लिश करी जाती है थ्रू CAS, ये याद रखिएगा, CAS के थ्रू, ठीक है। CAS ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, हम वो आगे जानेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना पता रहना चाहिए आपको कि जो है अभी डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन जल्दी आ जाएगा, ठीक है। डिसीजन आने के बाद कल के न्यूज़ में मैं बताऊंगी कि क्या डिसीजन था। CAS के बारे में जान लेते हैं। वाई इन न्यू CAS इज करेंटली इन द स्पॉटलाइट ड्यू टू इंडियन रेसलर विनेश फोगाट्स अपील अगेंस्ट हर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। CAS क्यों न्यूज़ में है, विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लेके न्यूज़ में है कि उन्होंने जो है कंप्लेंट रेस करी है, ठीक है, कंप्लेंट फाइल करी है। फिर फोगाट वॉज डिस्क्वालिफाइड from being 100 grams overweight before her final match. She appealed for a joint silver medal and CAS decision on matters is expected soon. उन्होंने जो है जॉइंट सिल्वर मेडल के लिए जो है वो अपील करी है कि जॉइंट सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, ठीक है। अब CAS का जो डिसीजन है वो अभी पेंडिंग है, वो अभी आएगा, ठीक है, क्या डिसीजन है। दिस इवेंट हाईलाइट्स CAS क्रूशल रोल इन ensuring fairness in international sports competitions, making it relevant for UPSC topics, ठीक है। CAS का क्रूशल रोल इसमें बताया है, ठीक है, ये हाईलाइट करता है CAS का क्रूशल रोल कि कैसे वर्क करता है CAS और जो मैटर्स होते हैं उसमें कैसे देखा जाता है, ठीक है। CAS के बारे में जान लेते हैं। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ओवरव्यू, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1984 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स जो है लॉसेने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। एफिलिएशन ऑपरेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कम्युनिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के अंडर ये वर्क करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेटल स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स थ्रू एट्रीब्यूशन एंड मीडिएशन, ensuring fairness and justice in sport. फेयरनेस और जस्टिस को कंसिडर करके, उसको मद्देनज़र रख के जो है डिसीजन सुनाना, ठीक है, फेयर होकर डिसीजन सुनाना, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी इश्यूज इमर्ज हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, उनको सॉर्ट करना जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसका मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। एट्रीब्यूशन, CAS प्रोवाइड्स अ forum फॉर एट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग इश्यूज सच एज डोपिंग, एलिजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूशन CAS से क्या डोपिंग, एलिजिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उसमें लुक इनटू करता है, उसके बारे में जो है डिसीजन सुनाता है। Appeals, athletes, sports organizations and federations can appeal decisions made by sport authority to CAS. CAS rulings are binding and enforceable. CAS जो एथलीट्स होते हैं, अगर उनको फेयरनेस नहीं दिखी कोई डिसीजन में, या फिर अगर उनके साथ उनको लग रहा है कि ज़्यादती की जा रही है उनके साथ में, तो वो अपील कर सकते हैं अपनी CAS के पास। CAS उस मैटर में जो है वो लुक इनटू करेगी और बताएगी, डिसीजन देगी अपना कि फेयर क्या था, फेयरनेस और जस्टिस, स्पोर्ट्स पर्सन को जो है वो जस्टिस मिले, उसको मतलब उसको प्रिंसिपल बना के जो है वो अपना डिसीजन प्रस्तुत करती है। Mediation, CAS also offers mediation services to resolve disputes amicably without going for attribution. Advisory opinions, CAS provides non-binding advisory opinions on legal questions in sports, often sought by international federation or sports organization. ठीक है, ये जो है नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी कमेटी है। ठीक है, नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियंस देती है इंटरनेशनल फेडरेशन और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ad hoc divisions, CAS sets up special ad hoc divisions during major sporting event like Olympics to handle urgent disputes. ठीक है, CAS क्या है, ad hoc divisions जो है वो establish करती है जिन चीज़ों में मेजर डिसीजन, जो चीज़ों में मेजर डिसीजंस देना है, जो चीज़ों में इमीडिएट डिसीजन की ज़रूरत है, उसमें कमेटी बिठाई जाती है CAS के द्वारा। ठीक है, वो कमेटी जो है वो डिसीजन लेती है कि क्या इनको जो है वो मतलब चीज़ इनके फेवर में होनी चाहिए या इनके अगेंस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके। इम्पार्शलिटी, टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल प्लेटफॉर्म फॉर रिजॉल्विंग स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म जो है वो ये एस्टैब्लिश करती है। एफिशिएंसी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स क्विकली एस्पेशली ड्यूरिंग international sports competitions. To resolve disputes quickly, especially during international sports competitions, ensuring timely decisions. ठीक है, टाइमली डिसीजंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं स्पोर्ट्स में जो, क्योंकि क्या होता है इवेंट टाइम बाउंड होता है। ठीक है, उतने ड्यूरेशन में जो है वो बताए, अपना डिसीजन दे और जो कंप्लेंट है उसे भी खारिज कर दे तो सही रहता है। Uniformity, to maintain consistency and uniformity in sports law through standardized arbitration procedure. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है ये। accessibility, to make dispute resolution accessible to all parties included in sports including athletes, teams and federation. आगे बढ़ते हैं। अब इसके नोटेबल जजमेंट्स क्या क्या रह चुके हैं। ठीक है, उस पर एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि नोटेबल जजमेंट्स क्या थे इसके। मारिया शरापोवा to issue the Russian tennis star was suspended for doping after testing positive for banned substances meldonium। ठीक है, मेल्डोनियम ये जो स्पोर्ट्स पर्सन थी, टेनिस प्लेयर थी है। ठीक है, इनको 2016 में ये केस हुआ था, इनको जो है डोपिंग के केस में जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ठीक है, उसमें जो है CAS का डिसीजन क्या था, reduced her suspension for 2 years from 15 months, recognizing that she did not intentionally violate anti-doping rules। ठीक है, CAS ने जो है वो इस इसमें क्या डिसीजन दिया था इस केस में कि उनका जो 2 साल का सस्पेंशन था उसको हटा के, ठीक है, उसको कम करके 15 मंथ्स का कर दिया था। ठीक है, 15 मंथ्स के लिए वो सस्पेंड रहेंगी। ठीक है, वो डिसीजन उन्होंने बताया था वो, क्योंकि जो है उन्होंने मतलब
इंटेंशनली उन्होंने वॉयलेट नहीं किए थे एंटी डोपिंग रूल्स, उसका रीज़न दे के जो है उन्होंने उनका सस्पेंशन जो है वो कम करवाया था। ऑस्कर पिस्टोरियस केस 2008 issue. Pistorius was initially barred for competing in Olympics due to his prosthetic legs, giving him an alleged advantage. Decision क्या था इसमें? Overturned the ban, allowing him to compete, ruling that prosthetics did not give him any unfair advantage. ठीक है, ये एक और 2 केस थे, ये भी पढ़ लीजिए। ये तो विनेश फोगाट का ही केस है जो अभी हम जिसमें गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग केस। आर्मस्ट्रॉन्ग वाज स्ट्रिप्ड ऑफ हिज 7 टूर de France टाइटल ड्यू टू डोपिंग एलिगेशंस। इनके ऊपर भी जो है वो उनको डोपिंग एलिगेशंस लगाए गए थे। उनका जो ये जो टाइटल है टूर de France वो जो है उनसे छीन लिया गया था। ठीक है, इसमें CAS का डिसीजन क्या था? अपहेल्ड द US एंटी डोपिंग एजेंसीज डिसीजन, बैंड आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर लाइफ एंड डिस्क्वालिफाइड हिज रिजल्ट सिंस 1998 के बाद का जो उनका जो भी रिजल्ट था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। ठीक है, और उनको जो है बैन कर दिया था फॉर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है मेंस के क्वेश्चन, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। डिस्कस द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स इन resolving international sports dispute. How does CAS contribute to maintaining integrity and fairness of global sports? Provide example नोटेबल केसेस हैंडल्ड बाय CAS। जैसे मैंने आपको बताया नोटेबल केसेस जो है जो CAS ने हैंडल करवाए, ठीक है, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, जिस फेयरनेस से और जिस फेयरनेस से जो है ये ग्लोबल स्पोर्ट्स को जो है वो मतलब मेंटेन करते हैं या ग्लोबल स्पोर्ट्स को के रिलेटेड ये डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, उसको भी डिस्कस करना है। ठीक है, अपने उस पर ओपिनियंस बताने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आज के टॉपिक्स, आज बहुत कम टॉपिक्स थे। आज के जो टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करके लाए हैं। उसके रिगार्डिंग मतलब उसके लिए आप प्रैक्टिस बहुत करिए उसकी। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की ट्राई करिए कि आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। ट्राई करिए कि आप खुद उसका आंसर पढ़ें। और अगर नहीं आपको समझ आ रहे क्वेश्चंस तो आप पीछे जाके उस टॉपिक या फिर उस जो मैंने आर्टिकल लिया है उसके बारे में फिर एक बार पढ़ें। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो नॉलेज होती है टॉपिक से रिलेटेड वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप टेस्ट करते हो खुद को तो पता चलता है कितना पढ़ा है आपने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेशन। अब ये IUCN के बारे में है। IUCN के बारे में ये स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, it publishes the red list of threatened species. IUCN is a government organization. It is responsible for डिज़ाइनिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इन तीनों में से कौन से सही है आंसर वो आपको बताने हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। कल आके जो है मैं ये क्वेश्चंस फिर एक बार डिस्कस करूँगी, इनके ऑप्शंस भी डिस्कस करूँगी। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर यूज्ड बाय IUCN रेड लिस्ट टू क्लासिफाई स्पीशीज? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, endangered, vulnerable, protected, unprotected, threatened, endemic, native, alien, endangered, rare, extinct। अब इन चारों में ऑप्शंस में से आपको बताना है कि रेड लिस्ट कैसे क्लासिफाई करती है, कौन से टैग देके क्लासिफाई करती है। ठीक है, कौन से टैग देके बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है वो क्लासिफाई करती है, वो आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। CAS के बारे में ये क्वेश्चन है। CAS ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली बट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही है आंसर। The decision of CAS are not binding and can be appealed in national court.
CAS डील्स विथ ओनली विथ डोपिंग रिलेटेड डिस्प्यूट। अब इन तीनों में से कौन सा सही आंसर है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नहीं पता चल रहा है तो पीछे जाके वो एक बार फिर देख लीजिए कि क्या टॉपिक था उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर्ड बॉर्डर विद बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन से इंडियन स्टेट्स जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी मतलब ज़्यादातर देखा जाता है कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, ठीक है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अगर कोई डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, जहाँ पर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जहाँ पर ह्यूमन वायलेंस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो उस एरिया है वो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट इंडिया पे कैसे पड़ता है वो भी एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अगर वो हमारी नेबरिंग कंट्री है तो उसके बॉर्डर स्टेट्स जो है वो बता सकते हैं, या फिर कहीं और मतलब नेबरिंग कंट्री नहीं भी है तो भी बॉर्डरिंग स्टेट जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। पिछले 2023 में या 2022 में जो है वो यूक्रेन पे आया था। यूक्रेन वॉर जब हुआ था तब उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज, बॉर्डरिंग स्टेट्स जो है वो पूछे गए थे, बॉर्डरिंग सिटीज़ पूछे गए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सॉल्व करिए, पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई डिस्प्यूटेड एरिया है तो वो मैप पे कहाँ बिलोंग करता है, ठीक है। अब बॉर्डर कौन से स्टेट्स बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसमें से 5 में से कौन से स्टेट्स जो है इंडिया के स्टेट्स वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे बॉर्डर शेयर करते हैं? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इंडिया विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश। ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखे जाते हैं, ठीक है। असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। अब कौन सा स्टेट जो है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है ये आपको बताना है और आपको पता भी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इन चारों में से कौन सा स्टेट करता है ये बताइए। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफ़ी कम टॉपिक्स पढ़े, बट जो टॉपिक्स पढ़े वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। पर्सनालिटी इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि कौन थे वो, किस मतलब क्या उनका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। और बाकी जो CAS की जो डिसीजन है वो कल हम आके अगले लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि क्या डिसीजन दिया है CAS ने, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।